हेलो एवरीबॉडी। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है हीमोफीलिया। इसके पहले हमारे एजुकेशन चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। आज मैं जिस बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं, हीमोफीलिया। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर की बीमारी है। जेनेटिक डिसऑर्डर अगर कहें तो ये रिसेसिव जीन के गड़बड़ी होने के कारण हो जाता है, जो कि एक्स लिंक्ड डिजीज भी कहे जाते हैं, क्योंकि इसके जो जीन उपस्थित होते हैं वो होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोजोम अर्थात एलोसोम के अंदर, और वो क्रोमोजोम होता है एक्स क्रोमोजोम। अगर डिफेक्टिव एक्स क्रोमोजोम किसी के सेल के अंदर है तो वो व्यक्ति हीमोफिलिक हो जाते हैं, अर्थात वो हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाते हैं। पुरुष का जो जीन है उसके अंदर अगर एक्सएच वाई जो गुणसूत्र है ये अगर पुरुष के अंदर है तो ये हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएंगे, अर्थात इसके अंदर एक्स क्रोमोजोम के अंदर जो जीन है वो रिसेसिव जीन उपस्थित है जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। तो हम इसके बारे में अभी बता रहे हैं कि इसका शुरुआत कहां से हुआ। तो सबसे पहले बताया जाता है कि हीमोफीलिया रोग का जो शुरुआत हुआ था वो रॉयल फैमिली में हुआ था। रॉयल फैमिली, और ये रॉयल फैमिली जो है वो रॉयल फैमिली था कहां, तो इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया के अंदर ये बीमारी सबसे पहले हुई थी। और यही बीमारी फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इसके सन्स के अंदर गया और ये पूरे फैमिली में फैल गया। और ये बीमारी इसलिए रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विक्टोरिया के अंदर ये बीमारी फैल गया था। और ये बीमारी आगे चल करके इसके पूरे फैमिली में फैला। ये बीमारी यहां तक कि फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, ये सब स्थानों में ये बीमारी फैलता चला गया। और इनके चूंकि खानदान में बीमारी हुआ था इसलिए इनके फैमिली में ये बीमारी प्रसारित हुआ सबसे पहले। इसलिए इसका एक और नाम है हीमोफीलिया का रॉयल डिजीज। एक नाम इसका और भी है क्रिसमस डिजीज, ठीक है। और एक नाम और भी है इसका ब्लीडर्स डिजीज, ठीक है। तो बहुत सारे नामों से हम हीमोफीलिया बीमारी को जान सकते हैं। हीमोफीलिया बीमारी को रॉयल डिजीज भी कह सकते हैं, क्रिसमस डिजीज भी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ ब्लीडर्स डिजीज भी कह सकते हैं। ब्लीडर्स मीन्स रक्त का बहना, यानी इस बीमारी में हमारे शरीर से रक्त अगर प्रवाहित होने लग जाते हैं बाहर के तरफ, या फिर हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट में भी अगर ब्लीडिंग होते हैं तो वो कंटिन्यू बहते चले जाते हैं। वो क्लोटिंग टाइम इसका बहुत ही अधिक हो जाते हैं, कई दिन भी हो सकते हैं, है ना, कई सप्ताह हो सकते हैं। इस तरह से इसका ब्लीडिंग चलते रहता है और जल्दी बंद नहीं होता। जनरली कहा जाता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो होते हैं उसके ब्लड का जो क्लोटिंग टाइम होता है वो 5 से 7 मिनट्स के बीच होता है। अगर हमारे शरीर में कई कट्स लग जाते हैं तो ब्लड बाहर की तरफ निकलते हैं, परंतु ये ब्लड बहुत ज्यादा देर तक प्रवाहित होते नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ ही समय पश्चात 5 से 7 मिनट के अंदर ये ब्लड क्या होते हैं हमारे जम जाते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड का प्रवाह रुक जाते हैं। परंतु जो हीमोफिलिक व्यक्ति है उसके अंदर अगर कट लग गया तो वो उसका ब्लड लगातार प्रवाहित होते रह जाते हैं, और ज्यादा रक्त प्रवाहित होने से व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका खोज हुआ तो हुआ कैसे और कहां हुआ। तो सबसे पहला वैज्ञानिक 1803 ईस्वी में जॉन ओटो नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हीमोफीलिया बीमारी के बारे में पता किया, ठीक है।
और इसके बाद ये बीमारी बताया जाता है कि किसके कारण होता है, तो हमारे एक्स क्रोमोजोम के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर है, वो क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, ये क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 9 की वजह से होता है। ये पता किया है कि हमारे जो एक्स क्रोमोजोम है उसके अंदर कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। यहां तक कि बताया जाता है कि 1 से 13 क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अर्थात क्लॉटिंग फैक्टर कहने का मतलब जो रक्त बनाने के लिए जो केमिकल्स जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं या जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर हमारे यहाँ हमारे ब्लड के अंदर 1 से 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। परंतु इन क्लॉटिंग फैक्टर में क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 9 ये दोनों के वजह से बीमारियां अधिक होते हैं। और ये बीमारी क्या कहलाता है, तो ये हीमोफीलिया ए कहलाता है। और 9 फैक्टर के वजह से जो होता है उसको हीमोफीलिया बी कहते हैं। तो याद रखिए, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर के कारण हीमोफीलिया ए नामक बीमारी होते हैं और किस क्लॉटिंग फैक्टर के कारण हीमोफीलिया बी बीमारी होते हैं। तो याद रखिए, ये याद भी रखना बहुत ही आसान है क्योंकि ए के बाद बी आता है, 8 के बाद 9 आता है। तो 8 फैक्टर के कारण हीमोफीलिया ए होते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर 9 के कारण हीमोफीलिया बी होते हैं। ठीक है, इन दोनों के लक्षण करीब करीब समान होते हैं परंतु इनका ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं जो कि बाद में हम क्लियर करेंगे। अभी पहले बीमारी के बारे में जान लीजिए। तो कारण यही है कि हमारे जो रेसेसिव क्रोमोजोम है, अर्थात हमारे जो रेसेसिव क्रोमोजोम के अंदर जो 8 फैक्टर का अभाव हो जाता है, अर्थात उस जीन के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाता है। गड़बड़ी कहने का मतलब या तो डिलीशन हो जाता है या एब्सेंट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है वो कम बनने लगता है या क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो है कम बढ़ने लगता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 9 ये दोनों क्या करता है, तो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, अर्थात होम्योस्टेटिस जो सेकेंड फेज होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, अर्थात फाइब्रिन का निर्माण नहीं होता। हम लोग जानते हैं कि ब्लड को जमने के लिए फाइब्रिन की बहुत आवश्यकता होती है। फाइब्रिन एक प्रकार का रक्त के अंदर बनने वाला प्रोटीन होता है। अगर ये फाइब्रिन ना बने तो हमारा रक्त का थक्का नहीं जम सकता। तो फाइब्रिन नामक प्रोटीन के कारण ही रक्त का थक्का जमता है। तो ये अगर निर्मित नहीं होंगे तो हमारा रक्त का थक्का नहीं जमेंगे। तो ये जो फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर उसके लिए जिम्मेवार होते हैं कि वो उस रक्त को जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन को तैयार करें। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये है आपका एक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड बीमारी, इसलिए इसको एक्स लिंक्ड डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स लिंक्ड डिजीज। अब एक्स लिंक्ड डिजीज है, इसका मतलब है कि एक्स क्रोमोजोम के ऊपर ये जीन अवस्थित होते हैं, यानी क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 9 को प्रोड्यूस करने के लिए जो जीन उपस्थित होते हैं वो एक्स क्रोमोजोम के ऊपर ही उपस्थित होते हैं और ये रेसेसिव जीन के अंदर उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको हम स्मॉल h से सूचित करते हैं। ठीक है, ये जीन में गड़बड़ी होने के कारण ही बीमारियां होते हैं। तो देख लीजिए, इसमें कुछ हम यहाँ पे सिंबल देते हैं किसका किसका क्या पहचान है। तो अगर XX, ये आप जानते हैं कि ये क्रोमोजोम फीमेल का होता है, लेकिन ये फीमेल कैसा होता है? नॉर्मल फीमेल। ठीक है, अगर नॉर्मल फीमेल है तो उसके अंदर जो जीन है, जिसका जीन का जेनोटाइप है, वो जेनोटाइप XX होंगे। क्लियर? दूसरा है XHX। अब बताइए ये क्या है? ये आपका है हीमोफिलिक नहीं, इसको कैरियर फीमेल बोल सकते हैं। कैरियर, ये क्या है? कैरियर फीमेल है ना। कैरियर फीमेल कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर
हीमोफीलिया के लक्षण दिखाई नहीं देंगे, परंतु ये इसके अंदर डिफेक्टिव जीन है और ये जीन उसके संतति में ट्रांसफर होने वाले हैं और उसके जो सन होते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं, उसके अंदर ये जीन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है कैरियर फीमेल। उसके बाद है XHXH। अगर ऐसा जीन उपस्थित हो, ये बहुत कम ही पाए जाते हैं, परंतु अब हम इसमें बताएंगे कि किस तरह से ये जीन भी आ सकते हैं। और ये अगर जीनोटाइप है तो इसको कहते हैं हीमोफिलिक फीमेल। और यही क्या है, हीमोफीलिया से ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि हम इसमें बार बार बताए हैं कि इसके अंदर जो रेसेसिव जीन है, अगर बोथ रेसेसिव जीन उपस्थित हो जाएंगे तो हीमोफिलिक व्यक्ति होंगे। तो यहां पे कह रहा है कि हीमोफीलिया फीमेल जो होता है वो इसका जीनोटाइप ये होता है। ठीक है, हीमोफीलिया से ग्रसित फीमेल का जीनोटाइप ये है। अब देखिए XY किसका क्रोमोजोम है, पुरुष का है। तो XY क्रोमोजोम जो होता है ये नॉर्मल मेल का है, क्लियर। और XHY अगर ये है तो इसमें एक ही बार आ जाएगा हीमोफिलिक मेल। तो मेल के अंदर कभी भी कैरियर नहीं होते हैं, ये याद रखिए, मेल के अंदर कैरियर नहीं होते हैं, क्योंकि इसके पास मात्र X क्रोमोजोम होते हैं। और X क्रोमोजोम होने के कारण, एक ही X क्रोमोजोम होने के कारण इसमें अगर डिफेक्ट हुआ तो निश्चित रूप से ये हीमोफिलिक हो जाएंगे। परंतु फीमेल में क्या होता है, अगर कोई X क्रोमोजोम के अंदर डिफेक्ट है या हीमोफीलिया का 8 फैक्टर का कमी है या 9 फैक्टर का कमी है, तो उसके अंदर कैरियर का लक्षण होगा, अर्थात उसका जीनोटाइप कैरियर होगा। ये अगले पीढ़ी में उस हीमोफिलिक फैक्टर को प्रोड्यूस कर सकते हैं या अगले पीढ़ी में उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। तो पहले से ही बताया है कि ये एक जेनेटिक डिजीज है, इसलिए जीन के द्वारा ही ये क्या होता है, एक दूसरे संतति में स्थानांतरित होते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो बीमारी है ये किस तरह से प्रसारित होते हैं। तो अब देख लिए हैं कि इन बीमारी को क्या क्या कहते हैं और ये किस तरह से प्रसारित होते हैं। तो ब्लीडर्स बीमारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लगातार ब्लड क्या होता है, प्रवाहित होते रह जाता है कटिंग लगने के बाद। रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये महारानी विक्टोरिया में सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था और वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। क्रिसमस डिजीज इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहला व्यक्ति जो था उसका नाम ही था स्टीफन क्रिसमस। तो स्टीफन क्रिसमस के अंदर हीमोफीलिया बी सबसे पहले उसके अंदर हुआ और ये पता लगाया गया, इसलिए हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज या क्रिसमस हीमोफिलिक डिजॉर्डर डिजीज भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे ये कि इसके कारण होता क्या है, आखिर हमें हीमोफीलिया बीमारी हो गया तो क्या क्या असुविधाएं हमें हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर कहीं कट लग जाता है तो कट लगने के बाद ये कंटिन्यूअस क्या होगा, इसमें ब्लीडिंग होने लग जाएगा, हमारे शरीर से रक्त बाहर निकलने लग जाएगा। ये तो कॉमन लक्षण है। परंतु कभी कभी क्या होता है, मसल्स के अंदर और ज्वाइंट्स के अंदर भी अगर ब्लड क्लोटिंग होने लग जाए, मतलब ब्लड कंटिन्यू प्रवाहित होने लग जाए, तो इसमें भी असुविधा हो सकते हैं, अर्थात इंटरनल मसल्स और ज्वाइंट्स के अंदर। तीसरा क्या हो सकता है, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी कहीं ना कहीं अगर डैमेज हो जाए तो वहां भी रक्त का स्राव होने लग जाते हैं, जिससे कि उसके स्टूल के अंदर भी ब्लड आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ब्रेन के अंदर भी
किसी तरह का डैमेज होता है तो वहां भी ब्लड निकलने लग जाते हैं और कंटिन्यू ब्लड प्रवाहित होने लगते हैं, स्ट्रोक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ब्रेन के अंदर भी कभी कभी क्या हो सकते हैं, इसका प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। चौथा है यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक अर्थात जो मूत्र वाहिनी है उसके अंदर भी अगर कहीं डैमेज हुआ तो वहां भी रक्त का प्रवाह होंगे और यूरिन के साथ भी ब्लड इसमें निकलने लगेंगे। तो इस तरह से यूरिन ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारा क्या है, इसके लक्षण हैं जिसके कारण कि हम इसे पहचान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति को इस तरह की असुविधा होती है तो वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर के पास अगर जाएं तो निश्चित रूप से उनको इसके ट्रीटमेंट का दवा दिया जा सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका जो प्रसारण होता है वो होता कैसे है, उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब जैसे एक मेल है जो हीमोफिलिक है, तो इसका क्रोमोसोम क्या दिखाएंगे हम, XHY, और दूसरा फीमेल है जो मान लीजिए कि ये नॉर्मल है। अगर नॉर्मल फीमेल है तो इसमें XX क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, ये क्या है, फीमेल और ये मेल। ये कैसा है, तो ये नॉर्मल है, ये हीमोफिलिक है, ये हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक इसको बोलेंगे जैसा कि पहले बता दिया। और ये क्या है, ये नॉर्मल फीमेल है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये हीमोफिलिक मेल का शादी फीमेल जो नॉर्मल है उसके साथ हो गया, तो देखते हैं क्या कंडीशन उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहां पे देखिए इसमें दो प्रकार के गैमीट बनेंगे। आप जानते हैं कि गैमीट हमेशा क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसलिए इसमें दो तरह के गैमीट बन जाएंगे, अर्थात X हीमोफिलिक और Y के अंदर कभी भी हीमोफीलिया के जीन नहीं पाए जाते हैं, वो X के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप बताइए, इसमें तो नॉर्मल है इसलिए इसका गैमीट भी XX होगा और नॉर्मल ही होगा। अब इसके साथ अगर हम संयोग करते हैं तो XX के साथ अगर X का संयोग होता है तो ये जो बनता है ये इसका जायगोट बनता है। उसके बाद इसके साथ अगर संयोग होगा तो ये भी इसका क्या होगा, जायगोट बनेगा। Y का संयोग अगर X से हुआ तो XY बनेंगे और Y का संयोग अगर X से होगा तो XY। तो आप देखिए, अगर पिता के अंदर हीमोफीलिया का जीन है अर्थात पिता हीमोफिलिक है, तो उनके जो संतान होंगे वो देखिए क्या उनके पुत्र के अंदर हीमोफीलिया के लक्षण होंगे अर्थात हीमोफिलिक होंगे। तो आप इसमें देख लीजिए कि होता क्या है, ये फीमेल जो है वो कैरियर निकल गया है, कैरियर फीमेल, क्लियर। ये क्या है, ये भी कैरियर फीमेल, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये मेल है, ये नॉर्मल मेल हो गया, नॉर्मल मेल, और ये भी क्या हो गया, नॉर्मल मेल। तो देखिए अगर हीमोफिलिक पिता है तो उनके बच्चे में कोई भी हीमोफीलिया के डिफेक्ट जीन नहीं पहुंचेंगे, अर्थात दोनों बच्चे इसके नॉर्मल होंगे, यानी पुरुष के अंदर कोई चांस नहीं है कि वो हीमोफिलिक हो जाएंगे। परंतु इनके जो फीमेल चाइल्ड होंगे उसके अंदर देखिए क्या होता है, तो ये एक कैरियर फीमेल है और ये भी कैरियर फीमेल है। भले उसमें बीमारी ना हो परंतु उनके जो बच्चियां पैदा होंगे अर्थात जो उसके डॉटर पैदा होंगे उनके अंदर हीमोफीलिया का क्रोमोसोम
हीमोफीलिया से ग्रसित जीन होंगे, जो कि अगला पीढ़ी में वो क्या करेगा, उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये बीमारी ऐसा है जो पिता से पुत्र में नहीं पहुंचते हैं, है ना, और मां से जो है वो उसके बेटियों में नहीं पहुंचते हैं, अर्थात मेल से ये डॉटर के अंदर पहुंचाए जाते हैं और फीमेल से इसके लड़कों के अंदर पहुंचाए जाते हैं। एक कंडीशन हम ऐसा दिखा रहे हैं कि ये केस फर्स्ट हम लोग देखे हैं कि अगर मेल अगर क्या हो तो डिफेक्टिव हो और फीमेल अगर नॉर्मल हो, तो हम देख लिए हैं कि यहाँ पे 50% कैरियर होता है फीमेल और 50% नॉर्मल होते हैं, 50% नॉर्मल होते हैं पुत्र, ठीक है। 50% नहीं बल्कि इसको 100% कर सकते हैं, क्योंकि इसके पुत्र का अगर हम रेशियो निकालें तो पुत्र तो 100% ही हो गया, 100% नॉर्मल हो गया, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं हुआ। और इसमें अगर कहें तो ये 50% नहीं मान के अगर हम चारों का नहीं लेकर के 2 का अगर लें तो हम ये बोल सकते हैं कि 100% जो होता है वो फीमेल कैरियर हो जाता है, फीमेल क्या हो जाते हैं, कैरियर हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही तो कैरियर हो गए। अब एक कंडीशन ऐसा बता रहे हैं जिसमें देखिए कि एक बार फीमेल को हम कैरियर लेते हैं, तो फीमेल अगर कैरियर है तो उसके एक्स क्रोमोसोम के अंदर एक डिफेक्ट जीन होगा, और मेल जो है, मेल को हम ले लेते हैं नॉर्मल ले लेते हैं। ये फीमेल क्या है, फीमेल है कैरियर और मेल क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल मेल है, चलिए मेल है और ये फीमेल, ठीक है। अब इसके अंदर जो गैमीट बनेंगे वो देखिए, इसके अंदर गैमीट बनेंगे, ये है इसके अंदर गैमीट, और इसके अंदर भी गैमीट बनेंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्स और वाई, ठीक है। अब ये देखिए, ये चूंकि एक्स एच है तो इसके साथ अगर हम संयोग कराते हैं तो एक्स एच एक्स मिलता है, इसके साथ वाई का अगर संयोग कराते हैं एक्स एच वाई मिलता है, इसके साथ x का संयोग कराते हैं एक्स एक्स मिलता है, और इसके साथ अगर y का संयोग कराएं तो x y मिलता है। तो अब इसमें बताइए कि क्या हुआ। इसमें देखिए कैरियर फीमेल हुआ, कैरियर फीमेल हुआ, और यहां पे क्या हो गया, हीमोफिलिक संतान हो गया, यानी हीमोफिलिक मेल हो गया, हीमोफिलिक मेल हो गया, ठीक है। और इसमें ये हो गया नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, और ये हो गया नॉर्मल मेल। तो इसको देख के हम क्या समझ सकते हैं, इसको देख के समझ सकते हैं कि 50% जो मेल होते हैं उसमें चांसेस होते हैं डिफेक्ट जीन रहने का, अर्थात हीमोफीलिया से ग्रसित मेल पैदा हो सकते हैं 50%। देखिए 2 में 1 जो है हीमोफिलिक हुआ, और फीमेल जो होते हैं वो फीमेल में भी 50% चांस है कि वो एक कैरियर होगी और एक नॉर्मल होगी, नॉर्मल बेबी होगी। तो इस तरह से हम फीमेल कैरियर को नॉर्मल मेल के साथ अगर क्रॉस कराते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो मेल पैदा होते हैं उसमें 50% जो मेल होते हैं वो हीमोफिलिक होते हैं, और 50% मेल उसका नॉर्मल हो सकते हैं, 50% फीमेल उसका कैरियर हो सकते हैं, और 50% फीमेल उसका नॉर्मल भी हो सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से अब कहा जाता है कि क्या फीमेल हीमोफिलिक नहीं हो सकते, तो हो सकते हैं, फीमेल भी हीमोफिलिक हो सकते हैं। तो आप जरूर चाहेंगे कि उसका एक क्रॉस दिखाइए जिसमें कि पता चले कि क्या फीमेल भी हीमोफिलिक हो सकते हैं। तो देखिए फीमेल हीमोफिलिक होने के लिए इसको क्रॉस जो करवाना पड़ेगा वो हीमोफिलिक मेल से कराना पड़ेगा, अर्थात अगर एक कैरियर फीमेल है और इसको हीमोफिलिक मेल से अगर करा दें बाय द वे,
ऐसा कंडीशन हो जाए, ठीक है, बाय द वे ऐसा कंडीशन हो जाता है, तो देखिए इसमें जो गैमीट बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे, ये गैमीट XH बनेंगे और X गैमीट बनेंगे, ठीक है। और इसमें जो गैमीट बनेंगे वो क्या क्या बन सकते हैं, XH बनेंगे और Y गैमीट बनेंगे, ठीक है। इसका संयोग अगर इसके साथ कराएंगे, एक मेल एक फीमेल का लेकर के, तो XH XH, तो अब आप समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। इसका इससे कराएंगे तो XH Y हो जाएंगे, इसका इसके साथ कराएंगे तो XH XH और X होंगे, और इसका इसके साथ कराएंगे तो X Y होंगे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं कि 50% फीमेल जो है हिमोफिलिक हो जाएंगे और 50% फीमेल जो है कैरियर हो जाएंगे। तो अब देखिए क्या फीमेल के अंदर ये बीमारी नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते अगर हम एक कैरियर फीमेल को हिमोफिलिक व्यक्ति से क्रॉस करा देते हैं या उनके साथ इनका विवाह करा देते हैं, तो निश्चित रूप से इनके जो संतान उत्पन्न होंगे उन संतानों में 50% आपका फीमेल जो है वो क्या हो जाएंगे, हिमोफिलिक हो जाएंगे, फीमेल हिमोफिलिक हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक मेल जो है वो हिमोफिलिक हो जाएंगे, हिमोफिलिक मेल हो जाएंगे, यानी 50% आपका मेल, 50% मेल बोलना पड़ेगा, तो 50% मेल हिमोफिलिक हो जाएंगे, हिमोफिलिक, ठीक है। और 50% मेल आपका नॉर्मल भी हो जाएंगे, नॉर्मल, और ये 50% अगर फीमेल का बात करते हैं तो वो कैरियर हो जाएंगे। तो अगर हम केवल मेल का अलग परसेंटेज निकालें और फीमेल का अलग परसेंटेज निकालें तो हम बोल सकते हैं कि 50% इसमें मेल नॉर्मल आया है और 50% मेल हिमोफिलिक आया है और 50% फीमेल हिमोफिलिक आया है। अगर फीमेल का परसेंटेज देखें तो 50% फीमेल का परसेंटेज वो हिमोफिलिक होंगे और 50% जो फीमेल का परसेंटेज है वो कैरियर होंगे। तो संभव है कि फीमेल भी हिमोफिलिक हो सकते हैं, परंतु फीमेल बहुत कम ही मिलता है जो हिमोफिलिक होते हैं, ज्यादातर फीमेल कैरियर ही होते हैं। परंतु अब एक क्वेश्चन और भी उठता है कि क्या इसमें फीमेल को बीमारी होने का चांस ज्यादा है या मेल को बीमारी होने का चांस ज्यादा है? तो हम बता सकते हैं कि मेल को ये बीमारी होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि इसके पास मात्र एक ही एक्स क्रोमोजोम है और फीमेल के पास 2 क्रोमोजोम है एक्स का। और चूंकि ये एक्स क्रोमोजोम के ऊपर ही डिफेक्ट जीन होते हैं, इसलिए मेल के अंदर अगर एक ही क्रोमोजोम है तो चांस बढ़ जाता है मेल का, क्योंकि अगर डिफेक्ट होगा तो एक ही क्रोमोजोम होने से ही वो डिफेक्ट हो जाएंगे। परंतु फीमेल के अंदर जब तक कि दोनों एक्स क्रोमोजोम डिफेक्ट नहीं होगा तब तक वो फीमेल हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं हो सकते। तो इसलिए फीमेल के अंदर हमेशा दोनों एक्स क्रोमोजोम के अंदर डिफेक्ट होना बहुत ही जरूरी है, जैसा कि हम यहाँ पे चेकर बोर्ड में हम दिखाए हैं कि उसके अंदर क्या होता है कि दोनों जीन को डिफेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर वाई क्रोमोजोम नहीं होते हैं, केवल दोनों एक्स क्रोमोजोम ही होते हैं। इसलिए दोनों में अगर डिफेक्ट जीन है तभी वो हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसलिए चांसेस ज्यादा किस में होते हैं, तो चांसेस ज्यादा पुरुष में होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोजोम है और एक्स क्रोमोजोम के अंदर ही ये लिंक्ड जीन, एक्स लिंक्ड जीन उपस्थित होते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसका तो कारण भी समझ गए, किस तरह से ट्रांसफर हुआ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, अर्थात एक पेरेंट से संतान के अंदर किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, इसके बारे में आप पूरी तरह से जान गए हैं। अब आपको जानने की आवश्यकता है कि इसका क्या कोई ट्रीटमेंट है। तो देखिए इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो उसको रिकॉम्बिनेंट फैक्टर ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है
ज्यादातर हीमोफीलिया ए जो होते हैं उसको एक विशेष प्रकार के सिंथेटिक हार्मोन का इंजेक्शन दे करके या नेजल ड्रॉप लगा करके उसको बीमारी को कुछ कम किया जा सकता है ना। उस हार्मोन का नाम है डेस्मोप्रेसिन। तो डेस्मोप्रेसिन एक ऐसा सिंथेटिक हार्मोन है जिसको कि दे करके उस हीमोफीलिया ए वाले जो व्यक्ति हैं उसको ठीक किया जा सकता है। और दूसरा एक विशेष प्रकार के हार्मोन, अगर कहीं हीमोफीलिया बी हो गया है तो उसमें एक रिक्सुबिस नामक एक विशेष प्रकार के हार्मोन है, उसका इंजेक्शन दे करके या फिर नेजल ड्रॉप दे करके उसको उसके ट्रीटमेंट को किया जा सकता है। अब बताइएगा कि क्या इसका जीन थेरेपी नहीं, जिस जीन के अंदर गड़बड़ी है उस जीन को ही ठीक कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी बहुत ही रिसर्च चल रहे हैं, परंतु अभी तक कोई सफल इलाज इसका जीन थेरेपी के अंदर नहीं है कि उस जीन को सुधार करके इस बीमारी का इलाज किया जा सके। तो अभी तक फिलहाल क्या है, इसका हार्मोन को देकर कुछ टेबलेट आते हैं, पिल्स आते हैं जो कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करते हैं। तो उस मेडिकेशन को ले करके या उस मेडिसिन को खा करके इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं कि ये बीमारियां जो होते हैं वो किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो हम समझते हैं कि ये जो हीमोफीलिया का आज हम वीडियो लेकर आए हैं ये बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है। आप इसे देखिए और समझने का कोशिश करिए। और अगर इसमें कहीं लगे कि हम इस बात को नहीं समझ पाए हैं तो निश्चित रूप से आप इसका कमेंट करिए। कमेंट करने से हम उसके बारे में अलग फिर एक वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको इसमें पूरी तरह से जानकारी मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे, जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिए और जो हमारे पुराने हैं वो लाइक करिए और शेयर करिए और जो भी कमेंट है वो हमें कृपया करिए। थैंक यू।